मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद भाग 2। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद पार्ट 2। कल मैंने आपको वर्ण विच्छेद पार्ट 1 बताया था। आज मैं उसका पार्ट 2 बताऊंगा, जिसमें हम संयुक्त व्यंजन, र के विभिन्न रूप, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब आज हम सीखेंगे। और आज हम नई चीज़ भी सीखेंगे। तो देखते हैं वो नई चीज़ क्या है। चलिए पहले हम संयुक्त व्यंजन सीखते हैं, उसके बाद। ठीक है, चलिए आइए। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण देखिए। मैं आपको पहले समझाती हूँ कि संयुक्त व्यंजन, हमने तो पहले संयुक्त व्यंजन समझा था कि संयुक्त व्यंजन किस तरीके से होता है, होता क्या है, वो मैंने आपको हिंदी वर्णमाला वाली वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे श लिखा है, श। तो श को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, ये देखिए श को हम किस तरीके से तोड़ेंगे। ये देखिए श को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, देखिए आइए चलिए। क हलंत जमा श से षटकोण हलंत जमा अ। अब आप सोच रहे होंगे अ क्यों लिखा मैंने, समझाती हूँ। देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो क जमा श, अगर कोई भी शब्द आएगा, जैसे कि क्षमा आएगा, क्षमा आएगा, ये देखिए पहले मैं आपको इसको उदाहरण, क्षमा आएगा तो यहाँ पे पहले हम श की जगह पे इन दोनों का प्रयोग करेंगे। अगर श के बाद कोई स्वर होगा तो हम वो स्वर लिखेंगे वहाँ पर, लेकिन अगर वहाँ पर कोई स्वर नहीं होगा तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अ का। जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मात्रा नहीं होती तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, अ का। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ। देखिए श्रमा, श्रमा लिखा है ना, देखिए कैसे करेंगे हम। ये देखिए क षटकोण जमा आ जमा मा जमा आ, ये क्या हुआ, श्रमा। किसका वर्ण विच्छेद हुआ, श्रमा, क्षमा का। तो क्षमा को हम कैसे तोड़ेंगे, क जमा श से षटकोण श। ठीक है, कश। ठीक है, अब हम त्र का देखते हैं। किसका देखते हैं, अब हम त्र का देखते हैं। देखिए त हलंत जमा र हलंत जमा अ। देखिए त हलंत, त्र बोलते हैं ना, त जमा र। अगर वहां पर कोई मात्रा ना हो तो हम अ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अ का, तब यूज करेंगे। वैसे तरह के कितने वर्ड होंगे, उनमें हम इन दोनों को ही लिखेंगे। ये नहीं कि आप इन दोनों को छोड़ के लिख दें, नहीं, दोनों को ही लिखना है, दोनों को इस तरीके से लिखना है। ये एक तरह का वो हो जाएगा पाठ, और ये भी एक तरह का पाठ है, ये देखिए। ठीक है, इसका तब लिखेंगे जब कोई मात्रा ना हो। अगर मात्रा हो तो हम इसको नहीं लिखेंगे, उस मात्रा के स्वर को लिखेंगे जो मात्रा है। ठीक है, चलिए इसका भी आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए चित्र, तो देखिए चित्र च हलंत, ये कौन सी है, छोटी ई जमा त हलंत जमा र हलंत जमा अ। क्योंकि अ हमने इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है उसके ऊपर, चित्र के ऊपर, तो इसीलिए हमने पीछे अ लगाया। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। अब मैं आपको ज्ञ समझाती हूँ। ज्ञ, ज्ञ संयुक्त व्यंजन, ज्ञ, ज्ञ संयुक्त व्यंजन। अब मैं आपको ज्ञ का समझाती हूँ। देखिए ज हलंत जमा ये न जमा अ। ठीक है, तो ज्ञ को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से, ज हलंत जमा न, इस तरीके से हम किसको तोड़ेंगे, ज्ञ को। ठीक है, तो ज्ञ का कोई भी शब्द आएगा तो हम उसका वर्ण विच्छेद इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह का पूरा
वो हुआ। और हम तभी लिखेंगे जब उसमें कोई स्वर ना हो, ठीक है। आइए मैं इसको आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। यज्ञ, देखिए य हलंत जमा अ जमा ज्ञ को अब हम किस तरीके से तोड़ेंगे, ज एग्जाम में इस तरीके से तोड़िएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये हमारा किसका वर्ण विच्छेद हो गया, यज्ञ का। तो इस तरीके से हम यज्ञ का वर्ण विच्छेद कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ त्र, श्र, श्र लास्ट क्या है, श्र, ठीक है। तो श्र को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, देखिए श, शलगम वाला श जमा र, हलंत जमा अ। तो इस तरीके से हम श्र को तोड़ेंगे, ठीक है। श जमा र। अब इसके भी उदाहरण समझते हैं। इसका क्या उदाहरण होगा, श्रोता, श्रोता, श्रोता किसे कहते हैं वैसे हम, श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है। चलिए श्र को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए श्र कैसे तोड़ेंगे, श जमा र जमा। अब देखिए इसके ऊपर मात्रा है, कौन सी है, ओ वाली। तो ऐसे हम लिख देंगे स्वर, त आ। ये हो गया ना। देखिए मैंने यहाँ पे अ नहीं लिखा ना, क्योंकि यहाँ पर मात्रा है, कौन सी, ओ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अ नहीं लिखा, ठीक है। चलिए अब आपको समझ आ गया। तो अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम श का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद त्र का, उसके बाद ज्ञ का, उसके बाद श्र का, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब आपको मैं समझाती हूँ शिक्षा। अब मैं आपको समझाऊंगी कि जिसमें कोई मात्रा हो इन शब्दों के पीछे। जैसे कि देखिए शिक्षा, तो शिक्षा देखिए क्या है, शिक्षा, श जमा छोटी ई जमा। अब श क्या तोड़ेंगे, क हलंत जमा श हलंत जमा आ, क्या, आ। ये हो गया ना, ये हो गया शिक्षा का वर्ण विच्छेद, यानी कि जिसमें मात्रा है इन शब्दों के पीछे, ठीक है। तो चलिए अब हम त्र का समझते हैं। किसका समझते हैं, त्र का। त्र का देखिए, त्र का देखिए कैसे होगा, त्रिभुज, क्या लिखा है, त्रिभुज। तो त्र को कैसे, त जमा र जमा ई, कौन सी, छोटी ई, जमा भ जमा ऊ, कौन सा, छोटा ऊ, ज जमा आ, क्योंकि ज के पीछे कोई स्वर नहीं है, इसीलिए वहां पे हमने क्या लिखा, किसका प्रयोग किया, आ का, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये भी हो गया ना। अब हम चलते हैं ज्ञ के उदाहरण पर। ज्ञान, तो ज्ञ का कैसे करेंगे, ज जमा न जमा आ जमा न जमा आ। ये हो गया ज्ञान का वर्ण विच्छेद, ठीक है। देखिए इसमें मात्रा आई ना दूसरी, तो हमने अ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जो सी मात्रा आती है हम वो लिखते हैं, अगर जहाँ कोई मात्रा नहीं होती तो वहाँ हम अ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको श्र का समझाती हूँ। श्र, श्रुति, श्रुति, स र उ, छोटा ऊ, त ई। ये हो गया किसका वर्ण विच्छेद, श्रुति का, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप संयुक्त व्यंजन कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद भी आपको मैंने बता दिया। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए और अच्छे से करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं आपको आगे समझाती हूँ
समझते हैं द्वित्व व्यंजन की। कौन सा? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है जहां दो व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए, यानी कि दो व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए, यानी कि जहां पर दो व्यंजन साथ में आए, उनके साथ कोई स्वर ना आए, बिना किसी स्वर के उनके बीच में। वैसे तो होता है ना कि एक व्यंजन लिखते हैं फिर स्वर लिखते हैं, फिर व्यंजन लिखते हैं फिर स्वर लिखते हैं, तो इसमें ये होगा कि दो व्यंजन एक साथ आए, ठीक है, तो वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझा देती हूँ, आपको एग्जाम्पल के जरिए अच्छे समझ आएगा। देखिए, आइए चलिए। इस्तेमाल। इस्तेमाल, आप देख रहे हैं इसमें स आधा है और त है। ये आधा वाला हम पहले कर चुके हैं ना, सौभाग्य में। सौभाग्य में मैंने दिया था ना, ग भी मैंने पूरा लिख दिया था और य भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ग और य क्यों लिखा साथ में, तो वो इसीलिए क्योंकि वो द्वित्व व्यंजन था। कौन सा था? द्वित्व व्यंजन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ इस्तेमाल। ये देखिए, ई स पूरा लिखते हैं, मैंने आपको उस टाइम बताया था ना, पूरा लिखते हैं। त जमा ए जमा म, हलंत लगाना ना भूलें, जमा आ जमा ल जमा अ, ठीक है। तो ये हो गया इस्तेमाल का। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा स और त लिखा, तो ये दोनों एक ही व्यंजन है ना, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। कौन सा कहेंगे? द्वित्व व्यंजन, जहाँ पर दो व्यंजन बिना किसी स्वर के एक साथ आए, उनको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। और वो तभी आएगा जब स आधा लिखा हो, किसी भी वर्ड में स लिखा हो आधा या त लिखा हो आधा, तब वहां पे हम द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी समझाती हूँ। अमावस्या, अ जमा म जमा आ जमा व जमा आ जमा स। देखिए अब मैं इसमें, देखिए स मैंने पूरा लिखा, अब मैं इसमें और क्या पूरा लिखूंगी? बताइए। या, वेरी गुड। मैं इसमें य लिखूंगी पूरा, ठीक है। चलो, य लिख दिया। इसके बाद हम जमा आ कर देंगे, क्योंकि या के पीछे कौन सी स्वर है? आ। अब देखिए यहाँ पर भी यही हुआ, ये दोनों व्यंजन साथ में आए, तो ये कौन से वाले शब्द होते हैं? द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। अब मैं आपको समझाती हूँ अनुस्वार और अनुनासिक। आइए हम समझते हैं। आइए अब हम अनुस्वार समझते हैं। अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। किसके बाद? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से? नाक से। इनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, यानी कि जैसे क ख ग न, च छ ज ण, तो ऐसे ये होते हैं पंचम वर्ण, जो कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सब के बाद आता है। अगर इन सबको हम पढ़ेंगे तो ये आता है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी ना आएगा, जैसे कि किसी वर्ड में कोई भी वर्ड लिखा है तो उसमें न के स्थान पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर हमें कौन सा न लगाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें वहाँ पर कौन सा न लगाना है। ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना है, या ये या म या ण, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। आइए मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाती हूँ कि अनुस्वार किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, संबंध, संबंध, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे? स म ब न ध अ। ये क्या हुआ? संबंध। संबंध।
तो ये किसका हो गया? संबंध का। इसी तरह कंपन का भी करेंगे हम। क्या है? कंपन। म का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? म। क म प जमा न जमा अ। तो ये किसका वर्णविच्छेद हो गया? कंपन का। ठीक है, अब हम संस्कार का वर्णविच्छेद करते हैं। स न स का अ जमा र जमा अ। ये किसका हो गया? संस्कार का। ये देखिए, ये हो गया द्वित्व व्यंजन, जहाँ पर ये दोनों व्यंजन आ गए। ठीक है, ये अनुस्वार के जहाँ यूज कर रहे हैं तो इनको व्यंजन के उसमें नहीं मानेंगे, ये अनुस्वार के उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो चलिए अब हम अनुनासिक समझते हैं। आइए अब अनुनासिक को समझते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक इन स्वरों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। किनका प्रयोग होता है? चंद्र बिंदु। इनके उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलते हैं। जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें मुंह से अधिक और नाक से कम सांस बाहर निकलती है। ठीक है, बोलते वक्त। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब किसी भी शब्द के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब हम वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं। वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिंदु का। बिंदु का। जैसे ये देखिए, मैं में 2 मात्रा है तो हमने बिंदु लगाया। हम यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे बिंदु का प्रयोग करेंगे। करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिंदु का। जैसे कि मैं, बिंदु, गोंद, इसमें भी एक मात्रा है तो फिर स्वर व्यंजन के ऊपर एक मात्रा है तो हाँ। अब मैं आपको इसका वर्णविच्छेद करके समझाती हूँ कैसे इसका वर्णविच्छेद करेंगे। आँख। देखिए, आँख, जमा ऐसे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और एक और दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ग लिख दिया, इस तरीके से। इसको अब अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कट जाएंगे। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी करने में कोई भी काम। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम आगे देखते हैं र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। र एक व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में र का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। क्या होता है? विभिन्न रूपों में। और ये क्या है? एक व्यंजन वर्ण। ये तो आपको पता ही है। कहीं र का प्रयोग स्वर के साथ होता है तो कहीं र का प्रयोग स्वर के बिना होता है।
जैसे र के विभिन्न रूप देखते हैं कौन कौन से होते हैं। र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रौ, रौ। तो ये सारे होते हैं र के विभिन्न रूप। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया ये चारों कि ये कैसे बने। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बना, ये भी रू है, ये भी रू है, तो इनमें अंतर कैसे पता चलेगा। तो देखिए अब मैं आपको ये समझाती हूँ इन दोनों का। ठीक है, देखिए आइए, र प्लस छोटा ऊ, र जमा छोटा ऊ इज इक्वल टू रू। इसका देखिए इसमें 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 हमने गोल नहीं बनाया, इसमें हमने सिंपल ऐसे बनाया है। तो ये होती है छोटे ऊ की मात्रा, इसमें हमने सिंपल ऐसे बनाया है, तो ये होगा रू। यहाँ र के साथ हर्ष ऊ की मात्रा है, हर्ष ऊ होता है ना छोटा ऊ, उसकी मात्रा है। जैसे कि अब मैं इसके आपको उदाहरण समझाती हूँ कौन कैसे हो सकता है। रुद्र, रुचि, रुपये आदि, ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं, दूसरा हम देखते हैं र प्लस र जमा बड़ा ऊ। आइए समझते हैं ये वाला। ठीक है, र जमा बड़ा ऊ, तो ये इस तरह से रू बनता है। मैं सिर्फ आपको रू और रू दोनों एक जैसे लग रहे थे तो दोनों का मीनिंग समझा रहा हूँ कि दोनों एक जैसे नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो बहुत ईजी है, बाकी का तो हमें पता है कि कोई मात्रा होगी, जैसे कि औ की मात्रा तो रौ पे चढ़ गई तो वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ र के साथ दीर्घ ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? दीर्घ ऊ की मात्रा। देखिए उदाहरण देखिए इसके, रूप, रूठना, अमरूद, इनमें देखिए इनमें वो वाला रू नहीं है, इनमें गोल वाला है। कौन सा वाला है? गोल बनके, तो ये वाला होता है रू वाला। ठीक है, ये होता है बड़ा ऊ वाला, और जो ऐसे वाला होता है वो होता है छोटा ऊ वाला। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तो ये कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं र के, र कौन कौन से रूप होते हैं, र के रूप कौन कौन से होते हैं। वो तो स्वर के साथ वाले रूप थे। अब मैं आपको र का रूप समझाऊंगी। र के 4 रूप होते हैं, तो ये अब हम समझेंगे। ठीक है, चलिए के आगे के रूप समझते हैं। सामान्य रूप, सामान्य रूप, इस रूप का प्रयोग, सामान्य रूप, र के सामान्य रूप, देखिए इस रूप का प्रयोग शब्द के शुरुआत, मध्य या अंत कहीं भी किया जा सकता है, और ये इस प्रकार का होता है। सिंपल र जिसे हम कहते हैं, सामान्य र, सिंपल र। शब्द की शुरुआत में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, देखिए रमन, रजनी, रखवाला आदि। अब शब्द के बीच में कैसे प्रयोग किया जाता है ये देखिए, पुरुष, अभी देखिए इसमें रू वाला लगा है, जो मैंने आपको पहले समझाया था रू, वो वाला लगा है। कर्तव्य, आराम आदि। शब्द के अंत में इसका प्रयोग देखिए, आहार, परिवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार, ये सब, जिसमें र एंड में आए, बीच में ना आए ना पहले आए, एंड में आए। ठीक है, अब ये हो गया इसका सामान्य रूप, र का सामान्य रूप हो गया ना। देखिए ये होता है र का सामान्य रूप। अगर एग्जाम में आता है कि र का सामान्य रूप में वर्ण विच्छेद करो तो र का सामान्य रूप के उदाहरण बताइए, तो आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। ये बीच में भी लगता है, शब्द के शुरुआत में भी लगता है, और शब्द के अंत में भी लगता है, लेकिन आपको वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा रूप समझते हैं, रेप, जिसे हम कहते हैं रेफ। रेप क्या कहते हैं? रेफ, ये वाला शब्द। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेप लग जाता है। यानी कि शब्दों के उच्चारण में वर्ण के अंतिम वर्ण की में जो मात्रा आती है उनके ऊपर रेप लगता है, जैसे कि इस तरीके से र के ऊपर, इस तरीके से ये होता है इसका वो। अब मैं आपको इसको उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। पर्व, परव, प र व।
अब देखिए व के पहले लग रहा है, व के पहले हम इसको लिखते हैं, तब जाके पर्व बनता है। कैसे बनता है? तब जाके पर्व बनता है, जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद भी हम इसी प्रकार करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? प के बाद अ। पूरा वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इस प्रकार करेंगे ना। देखिए प र व, ये हो गया ना पर्व। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं, वरण, वर्णन, वर्णन, व र न। अब न के आगे र क्यों लगाए? क्योंकि वर्णन बोला गया है, वर्णन, तो वर्णन हम इस प्रकार लिखेंगे। मैंने अभी आपको क्या समझाया? जो अंतिम मात्रा के ऊपर रेप लगता है, यानी कि जो अंतिम मात्रा के ऊपर रेप जो लगता है उसको हम कहते हैं रेप। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें दो रेफों का लगातार प्रयोग होता है, जैसे कि धर्मार्थ, पूर्वार्ध, ये वाले शब्द। ठीक है, तो ये होता है इसका दूसरा रूप। ये देखिए, ये होता है इसका दूसरा रूप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका तीसरा रूप समझाती हूँ। ठीक है, तीसरे रूप को ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए पदेन। क्या? पदेन। यह रूप अपने से पहले आए व्यंजन वर्ण में लगता है। किस में लगता है? अपने से पहले आए व्यंजन वर्ण में र का यह रूप, अगर कोई व्यंजन पहले आ रहा है तो उसमें लगता है। ठीक है, देखिए इसका पहला रूप समझिए। ठीक है, पाई वाले व्यंजन जैसे क ग प, जिसमें इस तरह सीधा डंडा आए, सीधा। क में भी सीधा आता है, ग भी सीधा लिखते हैं, प भी सीधा लिखते हैं, तो ये तीनों क्या हो गए? पाई वाले व्यंजन। कौन से? पाई वाले व्यंजन, जिन्हें लिखने में सीधी पाई आती है, ये ऐसी वाली। ठीक है, इन व्यंजनों में र का रूप तिरछा होता है। कैसा होता है? तिरछा। जैसे कि देखिए क्र, प्र, ग्र। यदि क जमा र, तो ये क्या बनता है? क्र। इसी प्रकार प जमा र करेंगे तो बनेगा प्र, और ग जमा र करेंगे तो बनेगा ग्र। ये होता है, इसी प्रकार से ये बनते हैं। जब इनमें हम र को जोड़ देते हैं तो ये बनता है क्र, प्र, ग्र। ठीक है, कहीं पे अगर आपको दिया जाएगा वर्ण विच्छेद, खुला वर्ण विच्छेद दिया जाएगा, मतलब जैसे कि ऐसे, सुनिए, देखिए क र य अ। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे? इसका हम वर्ण विच्छेद इस प्रकार करेंगे। ये क र है तो ये कौन सा रूप हो गया? पदेन वाला। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे और ये क्या बना? क्रय। क्या बना? क्रय। तो इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद को जोड़ते हैं, वर्ण विच्छेद का शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी वर्ण विच्छेद का शब्द किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका आगे समझते हैं पदेन का दूसरा रूप। देखिए पदेन का दूसरा रूप, पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन जैसे राष्ट्र, ड्रम आदि, जिसमें पाई वाले व्यंजन नहीं होते, क ग प नहीं होता, जिसमें सीधे व्यंजन नहीं होते, जिसमें सीधी व्यंजन नहीं होते, वो वाले व्यंजनों में इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई भी व्यंजन हो, तब हो। देखिए यदि हम किसी व्यंजन में र का प्रयोग करते हैं तो पदेन बनता है। क्या बनता है? पदेन। किसी भी व्यंजन में हम र का प्रयोग करते हैं पाई के बिना, तो वो क्या बनता है? पदेन। जैसे कि त जमा र त्र, श जमा र श्र, ह जमा र ह्र, द जमा र द्र, ट जमा र ट्र, ड्र जमा र ड्र, तो ये वाले। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे बना? क्योंकि ये हैं बिना पाई वाले, तो इनमें इस प्रकार बनेगा। और ये हो गया पहला वाला पदेन, पहला रूप पदेन का पहला रूप जो मैंने आपको बताया, इसके नीचे लगता है। ठीक है, तो वो वाला रूप। ठीक है, चलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पदेन और रेप एक ही शब्द में आते हैं, यानी कि पदेन भी और रेप भी दोनों, सेकेंड वाला रूप और थर्ड वाला रूप दोनों एक ही में आता हो। जैसे कि आर्द्रता, प्रार्थना आदि, ये वाले शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द अगर आपको नजर आएगा तो उसमें पदेन और रेप एक साथ है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो पदेन र का प्रयोग होता है, जहाँ दो पदेन र का प्रयोग होता है, जैसे प्रक्रिया, प्रक्रम, ये सब। ठीक है। अब इसका चौथा प्रयोग होता है ऋषि का प्रयोग। जैसे ग्रह लिखना है तो ऋषि की इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। किस मात्रा का? इस मात्रा का। ठीक है। हृदय लिखना है तो भी इसी मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है र का चौथा प्रयोग। ठीक है। तो अब आप लोग, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन में जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।